सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी, इसलिए कल क्लास नहीं हुई थी। तो आज हम ये क्लास करने वाले हैं। बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए, जिसमें जेट, आईसीआर और बीएचयू के तीनों के क्वेश्चंस को इसमें मैंने बीच में इंक्लूड किया है। साथ ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि अब किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पूरी क्लास को अटेंड करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, अगर आप नए व्यूअर हैं या न्यू कमर स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और ख़त्म होने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहूँगा कि 25 तारीख के दिन सुबह ठीक 11:30 बजे हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा एक यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो ध्यान रखना, 25 तारीख के दिन हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा यूट्यूब के ऊपर। वो टेस्ट आपको देना है, उसमें 40 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के और 40 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के पूछे जाएंगे। जो सबसे अच्छा स्टूडेंट होगा, जिसके सबसे अच्छे नंबर आएंगे, उसको सम्मानित किया जाएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, पहले भी हमने सम्मानित किया था, आप हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाके देख सकते हो और आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है? सफेद रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, रोगों से लड़ना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। अब जवाब आपको देना है, बताइए जल्दी से। शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, रोगों से लड़ना या फिर ए और बी दोनों, क्या होगा इसका जवाब? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य पूछा गया है। जिसने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है और रोगों से लड़ती है वो होती है डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल। इसको श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। देखिए, जब भी हमारे शरीर में किसी रोग का आक्रमण होता है या किसी रोग का प्रकोप होता है तो सबसे पहले जो पता चलता है वो पता चलता है डब्ल्यूबीसी को। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है? डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से उस रोग से लड़ती है और अगर उस रोग को कंट्रोल कर सकती है तो उस रोग को कंट्रोल कर लेती है, वरना फिर शरीर की दूसरी जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं उनके साथ मिलकर उस शरीर के अंदर ही उसके साथ मिलकर क्या करती है? उस रोग से लड़ने की क्षमता को बनाती है या निर्माण करती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्ल लिनियस द्वारा लिखित किताब का शीर्षक है। देखिए, आईसीआर 2019 का सवाल है। किसका है? आईसीआर 2019 का पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया था, कार्ल लिनियस द्वारा लिखित किताब का शीर्षक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सिस्टम ऑफ नेचर, बी है हमारा नेचर ऑफ सिस्टम, सी है हमारा सिस्टेमा नेचुरी और डी है हमारा यूनिवर्सल सिस्टेमा नेचुरल। अब जवाब आपको देना है, कार्ल लिनियस द्वारा लिखित किताब का शीर्षक होगा। किताब का शीर्षक जो होता है या शीर्षक जो होता है उसको टाइटल के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पर किताब का टाइटल पूछ ले आपसे तो टाइटल और शीर्षक एक ही बात पूछी गई है। अब जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका जवाब? कार्ल लिनियस द्वारा लिखित पुस्तक जिसने दिया है ऑप्शन नंबर बी जवाब, नेचर ऑफ सिस्टम गलत हो जाएगा, लेकिन जिसने सी जवाब दिया है सिस्टेमा नेचुरी बिल्कुल सही जवाब है। जो कार्ल लिनियस द्वारा लिखित पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। देखिए, ये आईसीआर 2019 का सवाल है और मैं कह रहा हूं ये द्विनाम पद्धति जो दी थी वो कार्ल लिनियस ने दी थी। यह सवाल फिर से पूछा जा सकता है, इसीलिए कह रहा हूं इसको ध्यान से पढ़ना आप। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या देखिए अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा भाग रक्त का नहीं है? अब इसको ध्यान से थोड़ा समझना है आपको। ठीक है, मैं रक्त के बारे में 4-5 चीजें बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखिए, जो हमारा रक्त होता है उसके दो भाग होते हैं। उसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारा रक्त कणिका। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर ही हमारी रक्त कणिकाएं घुली हुई रहती है। कैसे? इसको ऐसे समझिए, आपने कभी बूंदी का रायता खाया होगा। ठीक है, बूंदी का रायता खाया है तो उसके बूंदी के रायते के अंदर जो बूंदी है वो तो हमारी रक्त कणिकाएं हैं और जो रायता है वो क्या है? वो हमारा प्लाज्मा है। अब समझ में आया कि जो रायता है मेन, जो हमारी छाछ है वो तो है प्लाज्मा और उसके अंदर जो बूंदी है वो क्या है? वो है एक प्रकार की रक्त कणिका है। तो एक समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दिया था। तो ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि प्लाज्मा और रक्त कणिका। अब सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, जेट में एक बार पूछा गया था कि जो मानव रक्त होता है उसके अंदर प्लाज्मा में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है। क्या पूछा गया था? प्लाज्मा में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो प्लाज्मा में अगर प्रोटीन की मात्रा पूछी जाती है तो 7% मात्रा पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 7% पाई जाती है। और बाकी जो 90
2% होता है वो 92% क्या होता है, वाटर होता है। 92% क्या होता है, वाटर होता है, और 7% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि रक्त जो होता है उसमें प्लाज्मा का कितना भाग होता है, प्लाज्मा का कितना भाग होता है और रक्त कणिका का कितना भाग होता है। तो देखिए जो प्लाज्मा होती है वो लगभग 45% होती है, और जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो लगभग 40, प्लाज्मा जो होती है वो 55% होती है, और जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो 45 के समथिंग होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि 55% भाग तो होता है हमारा प्लाज्मा का, और 45% भाग होता है रक्त कणिकाओं का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला सवाल है हमारा, जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। देखिए आईसीआर 2019 का सवाल है, आईसीआर 2019 में पूछा गया सवाल है, तो 20 में वापस से भी आ सकता है। ये पूछा गया है कि जो जंतुओं के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम बताना है आपको। जंतु की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, जंतु की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा रूबिस्को, बी है हमारा कोलोजन, सी है हमारा प्लास्टिक प्रोटीन, और डी है हमारा कोई नहीं। अब जवाब आपको देना है, क्या होगा इसका जवाब, जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, रूबिस्को, कोलोजन, प्लास्टिक प्रोटीन या फिर कोई नहीं। बताइए इसका जवाब क्या होगा, जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, रूबिस्को, रूबिस्को के बाद में कोलोजन, कोलोजन के बाद में प्लास्टिक प्रोटीन के बाद में ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब, जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, बताइए जल्दी से, जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी। देखिए जिसने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है कोलोजन, बिल्कुल सही जवाब है। जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जंतुओं में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, जंतुओं में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है कोलोजन प्रोटीन। सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, कोलोजन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक्स शब्द किस भाषा का है, जेनेटिक्स शब्द किस भाषा का है ये बताना है। अब मैं ये बता देता हूं आपको, देखिए जो जेनेटिक्स और जीन है दोनों ही एक ही भाषा के शब्द हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में आपको 2 तैयार करवा दूंगा मैं। तो जेनेटिक्स और जीन बताना है दोनों किस भाषा के शब्द है, क्योंकि आपको पता है कि जो जेनेटिक शब्द बना है वो जीन से ही बना है। जेनेटिक शब्द किससे बना है, जेनेटिक शब्द जीन से ही बना है। तो अब बताइए जल्दी से, लैटिन होगा, ग्रीक होगा, फ्रेंच होगा या इंग्लिश होगा, बताइए जल्दी से, जेनेटिक्स किस भाषा का शब्द है, लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है या फिर इंग्लिश है। जवाब बताइए क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ग्रीक भाषा, बिल्कुल सही जवाब है। जो जेनेटिक शब्द है हमारा, जेनेटिक और जो दूसरा शब्द है जिसको हम बोलते हैं जीन, वो दोनों ही शब्द ग्रीक भाषा के हैं, और जो जेनेटिक शब्द है वो जीन से ही मिलकर बना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए मैं और बहुत सारी अमेजिंग चीजें बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए एक ऊपर लिखा गया है एक लैटिन। अब लैटिन वर्ड जो है, लैटिन भाषा जो है उसमें ये है कि उसकी एक खासियत ये है कि ये लैटिन और ग्रीक जो लैंग्वेज है ना, इनका जो मॉडिफिकेशन है ना वो अब आगे नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो पुराने नाम है ना वो लैटिन और ग्रीक में लिखे गए हैं। क्यों, क्योंकि आगे इनका मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। ये विकसित भाषाएं हैं। विकसित भाषाओं का मतलब मेरा वैसे नहीं है कि ये इंग्लिश से अच्छी है या हिंदी से अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो टर्मिनोलॉजी है ना वो डेवलप की गई है, मतलब डेवलप्ड है, इससे ज़्यादा इसको नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको क्या किया गया है, लैटिन और ग्रीक भाषा में इनको लिखा गया था पुराने शब्द को। ठीक है, अब दूसरी बात और बता देता हूं मैं कि जितने भी साइंटिफिक नेम हैं, वैज्ञानिक नाम हैं जो लिखे गए हैं, वो वैज्ञानिक नाम किसमें लिखे गए हैं, वो वैज्ञानिक नाम सारे के सारे लैटिन भाषा के अंदर लिखे गए हैं। अब एक और बता देता हूं आपको, जब आप कोई भी वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ देखते हो तो आपने देखा होगा कि वो वैज्ञानिक नाम जो होता है वो सिंपल शब्दों में नहीं लिखा हुआ होता है, वो थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, थोड़ा सा वो तिरछा होता है। जैसे ये भाषा लिखा हुआ है तो आपको ये भाषा में ये जो लाइन दिख रही है ये सीधी है, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक नाम में देखोगे तो लाइन थोड़ी सी तिरछी होगी। तिरछी होगी इसका मतलब वो तिरछे शब्दों में लिखा जाता है। तो वैज्ञानिक नाम एक तो तिरछे शब्दों में लिखा जाएगा, और दूसरा जितने भी वैज्ञानिक नाम होंगे वो लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी आप कभी नाम देखोगे ना, लैटिन नाम, सॉरी कोई भी वैज्ञानिक नाम देखोगे तो उसके पीछे एल लिखा हुआ होता है। क्या होता है, एल लिखा हुआ होता है। वो एल का मतलब ये लैटिन नहीं है, ये भी ध्यान रखना आपको। वो एल जो लिखा हुआ होता है ना, उस एल का मतलब लैटिन नहीं होता है, उस एल का मतलब होता है लीनियस। यानी कि वो जो वैज्ञानिक नाम बना है वो कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस की द्विनाम पद्धति के आधार पर उसको बनाया गया है।
ठीक है, समझ में आ गई। अगर कोई भी वैज्ञानिक नाम देखो आप ऑथेंटिक बुक में तो तिरछा लिखा हुआ मिलेगा और लिखने के बाद में लास्ट में उस पर लिखा हुआ होगा एल। उस एल का मतलब होता है कि वो लिनियस की वैज्ञानिक नाम या द्विनाम पद्धति के आधार पर उस नाम को बनाया गया है। और लिनियस की जो द्विनाम पद्धति है वो कैसे बनी है? लिनियस की द्विनाम पद्धति बनी है जीनस और स्पीशीज से मिलकर। अब जो हिंदी मीडियम वाले थे उनके तोते उड़ गए कि सर ये आपने क्या बोल दिया, जीनस क्या होता है और स्पीशीज क्या होती है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो जीनस होता है उसको बोलते हैं हम वंश, और जो हमारी जाति होती है उसको बोला जाता है स्पीशीज। तो वहां पर ऑप्शन आपको ऐसे ही देगा वो, क्योंकि वंश और जाति तो सबको पता है आजकल। तो वो क्या देगा आपको? वो देगा आपको जीनस प्लस स्पीशीज। तो ध्यान रखना, जीनस प्लस स्पीशीज या वंश प्लस जाति एक ही बात है। और जो द्विनाम पद्धति बनी है कैरोलस लिनियस ने जो बनाई थी वो दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। किससे? वंश प्लस जाति से मिलकर बनी होती है। एक चीज और बता देता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई पूछी जाती है या सब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाता है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? उसका जवाब हो जाएगा स्पीशीज या जाति। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो जाति होती है, जिसको आधार मानकर वर्गीकरण किया गया है। इज दैट क्लियर? इससे ज्यादा और अच्छा कोई नहीं समझा सकता, आपको समझा सकता है ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि थोड़ा जो हमारा चैनल है थोड़ा उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए आप भी थोड़ा हमारा हेल्प करिए, ठीक है। वीडियो को समय समय पर लाइक करिए, शेयर करिए। अगला सवाल देखिए क्या है। इस छोटे से बच्चे को जुकाम हो गया है। अब देखिए जुकाम हो गया इसको, तो जुकाम का कारण क्या है? इसको जुकाम हुआ तो उस जुकाम का कारण क्या है? लोग ये सोचते हैं कि यार सर्दी लग गई इसलिए जुकाम हो गया। देखिए वो सर्दी लगना एक ठीक है, सर्दी लग जाती है उसका जुकाम का कारण, लेकिन जो जुकाम का मेन मुख्य कारण होता है वो बताना है आपको। जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या प्रोटोजोआ है? बताइए जल्दी से, जुकाम लगने का कारण क्या होगा? मनुष्य को जुकाम लगने का कारण बताना है आपको। जीवाणु होगा, विषाणु होगा, कवक होगा या फिर प्रोटोजोआ होगा? जीवाणु होगा, विषाणु होगा, कवक होगा या फिर प्रोटोजोआ होगा? जवाब आपके हाथों में है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका जवाब? मनुष्य को होने वाला जुकाम का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। बताइए जल्दी से, मनुष्य को होने वाले जुकाम का कारण क्या होगा? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ? क्या होगा इसका जवाब? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला विषाणु, जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो मनुष्य को होने वाला जुकाम है उस जुकाम का कारण क्या है? उस जुकाम का कारण है विषाणु। विषाणु के कारण ही क्या होता है? मनुष्य को जुकाम हो जाता है। तो वायरल जब बोलते हैं ना कि वायरल बुखार हो गई या वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वो वायरस के द्वारा होता है। यहाँ पर हर बार वायरस जो होता है, जब भी आप वायरस का नाम लेते हो तो आपके दिमाग में एक ही वायरस का नाम आता है। कौन सा नाम आता है? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस तो अब आया है, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे वायरस आ गए थे, तो जुकाम भी वायरस के द्वारा लगता है, ठीक है। अब ये कोरोना ने इतनी आतंक मचाया है, इतनी तबाही मचाई है, तो जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो कभी स्कूल भी नहीं गए हुए होते हैं, वो भी विषाणु नहीं बोलते हैं, वो हिंदी नहीं बोलते कि विषाणु बोलते हैं, वो डायरेक्ट यही बोलते हैं वायरस। तो वो भी इंग्लिश बोलते हैं। और वायरस, इस कोरोना वायरस का परचम अब मैं क्या बताऊं आपको कहाँ कहाँ पर हो गया है। तो इससे बच के रहना, आप सुरक्षित रहना और घर पर ही रहना, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। मैंने अभी बताया था विश्व के सभी वैज्ञानिक नाम किस भाषा में हैं। अभी बताया था मैंने विश्व के सभी वैज्ञानिक नाम किस भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा लैटिन, बी है हमारा ग्रीक, सी है हमारा फ्रेंच और डी है हमारा इंग्लिश। ए, बी, सी और डी। अब जवाब आपको देना है, क्या होगा इसका जवाब? विश्व के सभी वैज्ञानिक नाम किस भाषा में हैं? विश्व के सभी वैज्ञानिक नाम किस भाषा में है? लैटिन में है, ग्रीक में है, फ्रेंच में है या फिर इंग्लिश में है? बताइए ए, बी, सी या डी। सिर्फ आपको ए, बी, सी, डी लिखना है। क्या होगा इसका जवाब? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है लैटिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो विश्व के सभी वैज्ञानिक नाम है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? विश्व के सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा के अंदर लिखे गए हैं। अब देखिए एक अमेजिंग चीज और बताता हूं। आप सब लोग हिंदी पढ़ते हो, हिंदी सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सब लोग ये समझते हैं कि जो हिंदी का जो हिंदी शब्द है वो हिंदी शब्द किस भाषा का है? वो हिंदी शब्द, सब ये लोग समझते हैं कि हिंदी शब्द तो हिंदी भाषा का ही होगा। तो देखिए हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अमेजिंग फैक्ट था जो मैंने आपको बताना था और बता दिया। अब आप कहोगे सर ऐसा हो नहीं सकता, तो आप एक बार गूगल चेक कर लेना और अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, जो इंटेलिजेंट टीचर है आपका, उससे जरूर पूछिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन,
पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन पूछा है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे पहले पीयूष के बारे में कुछ बताना चाहूंगा मैं। तो पीयूष जो ग्रंथि होती है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। और इस ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शरीर में मस्तिष्क के अंदर होती है। इसकी जो वजन होता है वो 0.6 ग्राम होता है, और ये मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, मटर के दाने के समान। क्वेश्चन वहां पर ऐसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मटर के दाने के समान 0.6 मिलीमीटर वजन वाली मस्तिष्क में पाए जाने वाली ग्रंथि का नाम होगा। फिर वो ऑप्शन क्या देगा आपको? पीयूष ग्रंथि देगा। फिर दूसरे ऑप्शन में देगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर तीसरे ऑप्शन में देगा वो मास्टर ग्रंथि, और चौथे ऑप्शन में वो आपको क्या देगा? उपरोक्त सभी। वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं। अगर आपको आंसर एक नाम भी याद होगा तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, और उसका जो आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि के 3 नाम है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। 0.6 इसका क्या होता है? वजन होता है 0.6 ग्राम, और ये हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है मटर के दाने के समान। ठीक है, अब इससे स्रावित हार्मोन कौन कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ग्रोथ हार्मोन, बी है हमारा वेसोप्रेसिन, सी है हमारा प्रोलेक्टिन, और डी है हमारा उपरोक्त सभी। अब जवाब आपको देना है ग्रोथ हार्मोन, वेसोप्रेसिन, प्रोलेक्टिन। क्या होगा इसका जवाब? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन। हार्मोन बताना है आपको। देखिए, जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। एक तो ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा है? वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन भी कहां से निकलता है? ये भी हमारा पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और जो तीसरा है हमारा प्रोलेक्टिन, ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पीयूष ग्रंथि से एक ना एक सवाल आएगा ही आएगा, तो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। और ये जो इसका आकार होता है, अभी मैंने बताया किसके समान होता है? इसका आकार होता है मटर के दाने के समान। लेकिन एक दिन मैंने पढ़ाया था पीछे भी, तो बोल रहे थे कि इसका आकार सर हथौड़ी के समान होता है। तो देखिए, हथौड़ी के समान इसका आकार नहीं होता है। हथौड़ी के समान जो आकार होता है वो कर्ण अस्थि मेलियस का होता है। कान की हड्डी जो होती है मेलियस, उसका आकार होता है। तो ध्यान रखना, अब कर्ण अस्थि मेलियस या कान की हड्डी मेलियस का आकार किसके समान होगा? हथौड़े के समान होगा। अभी मैं स्लाइड मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखाता आपको कर्ण अस्थि कैसी होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर, पूरा शरीर इसी पर डिपेंड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अंडाणु, सी है हमारा शुक्राणु, और डी है हमारा फीमर। अब एक बार चैटिंग को बंद कर दीजिए। कम से कम मैं आपको 10 सवाल बताने वाला हूं। कम से कम 10 सवाल बताने वाला हूं, तो एक बार समझ लीजिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे देखिए, सबसे पहले जो हमारा में क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है वो क्या है? सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की फिर आपसे पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? इकाई का मतलब ये है कि जो तंत्रिका कोशिका है वो किससे मिलकर बनी है, उसका छोटे से छोटा वाला पार्ट कौन सा है? तो उसका छोटे से छोटा वाला पार्ट कौन सा होगा? न्यूरॉन बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन बोला जाता है। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होगी, न्यूरॉन होगी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारी तंत्रिका कोशिका का क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस प्रकार की पाई जाती है। अब देखिए, तंत्रिका कोशिका काम क्या करती है? तंत्रिका कोशिका एक तरीके से यूं समझ लीजिए, ये हमारे शरीर का प्रोसेसर होता है। जैसे हमारे फोन का प्रोसेसर होता है ना, मीडियाटेक का, स्नैपड्रैगन का, और बहुत सारे प्रोसेसर आप जानते हो, उसी प्रकार से ये क्या होता है? ये हमारे शरीर का एक प्रोसेसर होता है। और इसको अगर मैं थोड़ी सी देसी लैंग्वेज में कहना चाहूंगा तो ये मस्तिष्क का चमचा होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का चमचा होता है, ये उसकी चापूसी करता है। कैसे? जैसे ही शरीर में कोई भी घटना घटित होती है, शरीर के अंदर हो या शरीर के बाहर हो, उसकी सूचना तुरंत किसको देता है? उसकी सूचना तुरंत 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये जाके भाग के किसको देता है? मस्तिष्क को देता है कि आज वहां पर वो घटना घटित हो गई। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, कभी आपके पेट में दर्द तो धीरे धीरे होता है। चलो, कभी आपने देखा होगा कि आपका जो हाथ है वो उसकी चोट लग जाती है, या वो किसी गर्म चीज़ पे आप हाथ रख देते हो, तवे पे रख देते हो, या रोटी पे रख देते हो, या कहीं भी रख देते हो, तो या बर्फ़ पे रख देते हो, ठंडी चीज़ पे, तो आपका हाथ जो होता है वो ऑटोमेटिकली पीछे आ जाता है। वो ऑटोमेटिकली पीछे नहीं आता है बच्चों। वो जो सारी करामात होती है वो इस कोशिका की होती है। ये तुरंत 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में जाती है भाग के, और क्या करती है? मस्तिष्क को बताती है कि अपने शरीर का वो वाला जो हिस्सा है वो सर किस में है
वो अभी डेंजर के अंदर है, उसको वहां से तुरंत हटा लिया जाए। और मस्तिष्क क्या करता है, फिर तुरंत उसी 1 सेकंड के 1/1000वें हिस्से में उसको एक्सेप्ट करता है और वापस आदेश देता है कि उसको वहां से हटा लिया जाए, और वो वहां से हाथ हट जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, क्या काम करती है, समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, सबसे लंबी कोशिका तो आपने जान ली कि तंत्रिका कोशिका होती है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो देखिए सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है अंडाणु। और अंडाणु कहाँ पाए जाते हैं, महिला के शरीर में, औरत के शरीर में पाए जाते हैं अंडाणु, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका आपकी अंडाणु। अब सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये सवाल भी तो पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है आपका शुक्राणु, जो कहाँ पाया जाता है, जो मनुष्य के, मानव के शरीर में पाया जाता है, पुरुष के शरीर के अंदर पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्पर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब स्पर्म से एक छोटी सी कहानी याद आ गई, आप कहो तो सुना दूं। देखिए पॉजिटिव वे में लेना, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम कभी फर्स्ट नहीं आए, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, या हम कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, आज तक हमने कोई टॉप एग्जाम नहीं किया। तो देखिए आप अपनी ज़िंदगी की जो सबसे पहली लड़ाई थी या सबसे पहली रेस थी ना, उसमें आप फर्स्ट आए थे। कैसे फर्स्ट आए थे, देखिए जब भी कोई स्पर्म होता है वो किसी अंडे से मिलता है तो उसको लगभग कंपटीशन करना पड़ता है 250 मिलियन स्पर्म से, लगभग 250 मिलियन का ये समझ लीजिए आप तो सीधा सीधा ये समझ लीजिए, मिलियन को छोड़िए, कि लगभग 3 से 4 करोड़ जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, इसमें से सिर्फ एक स्पर्म ही अंडे को टच करता है। जो सबसे पहले टच करता है वो ही बाद में क्या बनता है, वो ही बाद में बच्चा बनता है, बेबी बनता है, और उसी का जन्म होता है। तो अभी तो आप जन्म होने के बाद में अभी तो आप 15-20 साल के हो चुके हो, दैट मीन्स आपने जिंदगी की जो सबसे पहली रेस थी वो जीती थी। तो जिंदगी की जो यार सबसे पहली रेस जीत सकता है तो वो तो आगे तो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए बच्चों डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें अपना कर्म करना है, हमें अपनी तैयारी करनी है, जितना हमसे हो सकेगा हम हमारा बेस्ट देंगे, फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भगवान सब अच्छा करेगा यार, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सब अच्छा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब मैंने बता दिया सब कुछ, अब एक फीमर है ये भी बता देता हूँ इसके बारे में, ये क्या चीज़ होती है। देखिए जो फीमर होता है ना, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। क्या होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है, इसको सबसे भारी हड्डी भी बोल सकते हैं हम। अब ये होती कहाँ है, देखिए आपके शरीर में, देखिए आपके पैर में घुटना होता है, उस घुटने से ऊपर और आपकी जो कमर है उस कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है, जो पैर है आपके पैर के घुटने का ऊपर वाला हिस्सा और आपकी कमर का नीचे वाला हिस्सा, इस दोनों के बीच में जो एक हड्डी है, उसी हड्डी को हम क्या बोलते हैं, फीमर के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जांघ, और इंग्लिश में बोला जाता है फीमर। तो ये सबसे भारी हड्डी होती है और सबसे लंबी हड्डी होती है। तो समझ में आ गई आपको। अब सबसे छोटी हड्डी भी बता देता हूं मैं क्या होती है। देखिए जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे कान के अंदर पाई जाती है, जिसको स्टेपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। ये हमारे कान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब मैंने लगभग 10 सवाल इसमें बता दिए हैं। अगर आप न्यू कमर हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें आप जैसे होनहार विद्यार्थियों की जरूरत है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, संसार में सबसे बड़ा पुष्प किसका है, संसार में सबसे बड़ा फूल किसका है, द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द अर्थ, बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा वुल्फिया, बी है हमारा रेफेलेसिया, सी है हमारा टीनिया और डी है हमारा कमल। अब जवाब आपको देना है कि संसार में सबसे अधिक पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, सबसे बड़ा पुष्प बताना है आपको। देखिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा रेफेलेशिया। इसका आंसर क्या होगा, रेफेलेशिया होगा। और जिसने रेफेलेशिया आज तक देखा नहीं है, देखिए हम हमारे चैनल पर दिखा रहे हैं आपको। कुछ स्टूडेंट पुराने हैं, उनको मैंने पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व करवा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए ये जो, अब ये आपको फोटो में आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा है, लेकिन आपको मैं ऐसे इमेजिन करवा सकता हूँ यहीं पे। देखिए आपके घर में सबके, अमूमन सबके घर में बाइक मिल जाती है, तो जो बाइक का व्यास होता है ना, व्यास, बाइक का जो टायर का व्यास होता है ना, जो बाइक का जो टायर होता है ना, जितना चौड़ा, उससे उतना चौड़ा होता है ये फूल। कितना चौड़ा होगा, अब देखो बाइक तो आप सबने देखी है, बाइक का जो टायर होता है वो कितना चौड़ा होता है, तो उसके जितना बड़ा फूल होता है ये, उतना बड़ा फूल होता है। यहाँ पर फूल की बात की जा रही है। अब एक तो इसके फूल को देखो और एक गुलाब के फूल को देखो, तो गुलाब का फूल कितना सा होता है और ये फूल कितना बड़ा है। तो देखिए समझ में आ गया ना आपको, रेफेलेशिया होता है वो इस प्रकार का होता है और सबसे बड़ा फूल होता है। और जो वुल्फिया है वो सबसे छोटा फूल माना जाता है। वुल्फिया क्या होगा, सबसे छोटा फूल माना जाएगा। और कमल क्या है, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जाइलम व फ्लोएम युक्त पादप थे। आईसीआर 2019 का सवाल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जाइलम व फ्लोएम युक्त पादप पूछा गया है। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जिसमें था वो पादप बताने हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ब्रायोफाइटा, बी है हमारा टेरिडोफाइटा, सी है हमारा ए और बी दोनों, और डी है हमारा कोई नहीं। अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जाइलम व फ्लोएम युक्त पादप कौन से होंगे बताइए जल्दी से। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। देखिए इसके जो ये ऊपर वाले दोनों ऑप्शन हैं ये तो मैंने वैसे के वैसे रखे हैं, लेकिन नीचे वालों को मैंने जानबूझकर ट्विस्ट किया है, घुमाया है। जो मेन एग्जाम में जो सवाल थे, ऑप्शन थे, वो ऐसे नहीं थे। ऊपर वाले तो ऐसे ही थे, नीचे वाले नहीं थे। तो इसका जो आंसर होगा, जिसने सी जवाब दिया है उनका तो गलत है, लेकिन जिसने बी जवाब दिया है उनका जवाब सही है। जो टेरिडोफाइटा थे वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम क्या थे, प्रथम जाइलम और फ्लोएम युक्त पादप थे। तो देखिए आईसीआर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो आईसीआर का जो लेवल है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों तैयारी करनी है आपको, और जो तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान 20 अमीनो अम्ल को कितने कोडोन कोड करते हैं। अब देखिए आईसीआर 2019 का सवाल है, मतलब एक लेवल का सवाल पूछा गया है और इसको अपन लेवल से ही सोल्व करेंगे। देखिए होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर एक जो उसका मुख्य तत्व है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन के बिना आपकी कोशिका जीवित नहीं रह सकती, उसका जो बेस होता है वो होता है प्रोटीन। अब कुछ लोग कहेंगे सर जल होता है, देखिए जल तो उसका 98% हिस्सा तो उसका जल का बना होता है, लेकिन जो उसका बेस होता है मेन उसका, वो होता है क्या होता है, वो उसका होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन निर्माण कौन करता है, कोशिका के अंदर जो प्रोटीन निर्माण करता है वो करता है राइबोसोम, और राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री। क्या बोला जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और ये कोशिका के अंदर mRNA की सहायता से 20 अमीनो अम्लों को किसमें परिवर्तित करता है, 20 अमीनो अम्लों को परिवर्तित कर देता है प्रोटीन के अंदर। अब कैसे करता है, इसको परिवर्तित करने के लिए विशेष प्रकार के कोड चाहिए होते हैं, और वो कोडोन होते हैं 61। कितने कोडोन होते हैं, 68 कोडोन होते हैं। वो 20 अमीनो अम्ल को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन की बेस यूनिट आपसे पूछ ले कि जो प्रोटीन की इकाई क्या है, तो प्रोटीन की इकाई क्या हो जाएगी, अमीनो अम्ल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना प्रोटीन की आपसे इकाई पूछा जाता है तो प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल हो जाएगी। 20 अमीनो अम्ल किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण हमेशा राइबोसोम के ऊपर होता है, उसको प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहा जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण 21 कोडोन के द्वारा कोडोन किया जाएगा, 21 नहीं 61 कोडोन के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। अब देखिए ये तो एक इजी सवाल है, तो आप सब लोग समझा दोगे, बता दोगे, लेकिन इससे रिलेटेड 2-3 सवाल और बताता हूं मैं। देखिए आप क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 102 दिन, बी है हमारा 67 दिन, सी है हमारा 120 दिन, और डी है हमारा 260 दिन। लेकिन जो आपका जवाब होगा वो तो हो जाएगा 120 दिन। सब जानते हैं, नॉर्मली लोग जानते हैं कि 120 दिन में आरबीसी क्या हो जाती है, रीडेवलप हो जाती है, वापस से पुनः निर्माण हो जाता है उसका, वो पुरानी खत्म और नई का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आरबीसी का जीवन काल कब्रिस्तान बोला जाता है, वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है प्लीहा को। तो आरबीसी कहाँ जाकर डेड होती है, वो प्लीहा के अंदर जाकर डेड हो जाती है। जो डेड आरबीसी होती है वो सारी की सारी प्लीहा के अंदर इकट्ठी हो जाती है। अब देखिए मेन क्वेश्चन अब आता है कि आपके अंदर आरबीसी के जो आपका जो रक्त होता है, उस रक्त का जो लाल कलर होता है, वो सब लोग यूँ सोचते हैं कि वो आरबीसी के कारण लाल होता है, क्योंकि इसका तो नाम ये रखा गया है कि ये लाल रक्त कणिका है। तो सब लोग ये सोचते हैं कि जो लाल रंग होता है खून का, वो आरबीसी के कारण होता है। तो देखिए आरबीसी के कारण लाल रंग नहीं होता है, जो लाल रंग होता है रक्त का, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए मैंने पीछे एक क्लास में समझाया था आपको कि हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन किस प्रकार से अलग हैं। ये एक कहानी बना के मैंने बताया था कि 2 सगे भाई थे, कुंभ के मेले में गए थे, एक जंतु विज्ञान की ट्रेन में बैठ गया था और एक पादप विज्ञान की ट्रेन में बैठ गया था, फिर बिछुड़ गए थे। जंतु विज्ञान में लेग हीमोग्लोबिन हो गया था, जंतु विज्ञान में हीमोग्लोबिन और वनस्पति विज्ञान में
लेग हीमोग्लोबिन, इस प्रकार से मैंने एक कहानी से समझाया था आपको, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो शायद हमारी जो बायोलॉजी का सेगमेंट है, ये तो हमारी 26वीं क्लास है, वो तीसरी या चौथी क्लास होगी, उसमें वो क्लास अटेंड करिए आप। उसके अंदर बीच में क्वेश्चन आएगा एक, तब मैं आपको पूरी कहानी वहाँ पर बताई है मैंने, ठीक है। तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो, इस क्लास को अटेंड करने के बाद में उसको जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। तो आरबीसी के कारण लाल रंग नहीं होता है, लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तब आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है कि भारत का राष्ट्रीय फूल, हाँ ये तो मैं जवाब दे दूंगा इसका तो, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ते हो तो आपका जो चेहरे का रंग है वो थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है और आप उदास हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसका वैज्ञानिक नाम नहीं पता है और उसने वैज्ञानिक नाम ऑप्शन में दे दिए, तो वो तो ऐसे ही सवाल देगा आपको। तो सबसे पहले देख लीजिए, जिसने कमल का पुष्प नहीं देखा है वो इस प्रकार का होता है कमल का पुष्प। देखिए इस प्रकार का कमल का पुष्प होता है और भारत का राष्ट्रीय पुष्प इसको बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कमल, हिंदी में कमल बोला जाता है और इंग्लिश में इसको लोटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोटस इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा निलंबो न्यूसीफोरा, बी है हमारा टिकोलीमा एंडुलेटा, सी है हमारा बावरिया ओवेस और डी है हमारा ऑयल लोटस। अब जवाब आपको देना है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प बताना है आपको, निलंबो न्यूसीफोरा, टिकोमेला एंडुलेटा, बावरिया ओवेस या ऑयल लोटस। क्या होगा इसका जवाब? भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प बताना है आपको। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, वैसे सभी की तैयारी अच्छी है। देखिए जो निलंबो न्यूसीफोरा है वो कमल का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है, तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कमल का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, वैसे वानस्पतिक नाम ही होगा निलंबो न्यूसीफोरा। अब देखिए दो और सुन लीजिए नाम, भागिए मत, दो और सुन लीजिए और पूरी क्लास को अटेंड करिए। क्लास देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। तो आप लिंक तो वैसे भी शेयर नहीं करते हैं, मुझे पता है ना, मैं कितना भी कह दूँ नहीं करोगे, लेकिन कम से कम आप खुद तो पूरी क्लास अटेंड करिए, कितने अमेजिंग से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सुनिए, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल, जिसको लोटस बोलते हैं, निलंबो न्यूसीफोरा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये क्वेश्चन मैंने पीछे एग्जाम में पीछे पूछा था आपसे, तो किसी को नहीं आया था क्योंकि सबको ध्यान है मोर है, लेकिन उसने दिया था जंतु वैज्ञानिक नाम, तो उसका नाम होता है पेवोक्रिस्टस, पेवोक्रिस्टेटस। क्या नाम होगा? वापस से सुन लीजिए, पेवोक्रिस्टेटस उसका नाम होता है। अब देखिए, अब जंतु, पक्षी भी आपने याद कर लिया, अब जंतु का भी पूछ सकता है वो, तो जंतु का भी मैं बता देता हूँ। जंतु जो होता है बाघ होता है, और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बाघ का वैज्ञानिक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम जो बोलते हैं वो होता है पेंथस टाइग्रस। क्या होता है? पेंथस टाइग्रस। तो तीनों ही पूछे जा सकते हैं। ये बेसिकली ये जो एग्जाम है, ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये आपसे मोस्टली आईसीआर में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि वो आईसीआर एक इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, या बीएचयू में ही पूछे जाएंगे, जेट में नहीं पूछे जाएंगे, पीएटी में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बच्चों बार बार पूछा भी जाता है। देखिए पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए, फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने एक संरचना दिखाई दे रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है स्पर्म, इसको बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है। इसको शुक्राणु बोलते हैं। शुक्राणु की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मानव शुक्राणुओं की गति कौन से भाग द्वारा होती है? मानव शुक्राणु की गति कौन से भाग द्वारा होती है? अब यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन दिया गया है अग्रभाग, मध्य भाग, पूंछ या कूटपाद, ठीक है। तो ए बी सी डी, अग्रभाग, मध्य भाग, पूंछ या कूटपाद दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, अगर इसका एग्जिट आंसर देखा जाए तो वो एग्जिट आंसर क्या होगा? एक्रोसोम होगा। देखिए ये यहाँ पर लिखा गया है एक्रोसोम। तो अगर आपसे एक्रोसोम पूछा जाता है, ऑप्शन में एक्रोसोम दिया गया है, तो एक्रोसोम पर आपको ओके करना है, क्योंकि एक्रोसोम क्या होता है, यहाँ से इसमें संकुचन होता है, इसमें कंपन होता है, और ये कंपन ये से फ्लोटिंग करते हुए किसमें जाता है? ये जीभ पूंछ के अंदर जाता है। तो लोग ऐसा सोचते हैं, स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि ये पूंछ के द्वारा चलता है, लेकिन इस पूंछ को मूवमेंट कहाँ से मिल रहा है? इस पूंछ को मूवमेंट जो मिल रहा है वो आगे से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? इसके अग्रभाग से मिल रहा है, इसके एक्रोसोम से मिल रहा है। तो अब देखिए इसके दो आंसर होंगे। एक तो आंसर ये होगा कि मानव शुक्राणुओं की गति कौन से भाग से होती है। अगर आपको ऑप्शन में एक्रोसोम दिया है तो एक्रोसोम पे ओके करना है। अगर आपको ऑप्शन में हेड दिया है,
यानी कि सिर दिया है तो सिर को ओके करना है। अगर आपको ऑप्शन में अग्रभाग दिया है तो अग्रभाग को ओके करना है, ठीक है। अब एक सवाल में मैंने 3 सवाल बताए, शुक्राणु का स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया कि 3 भागों में होता है, टेल अलग होती है, मिडिल पार्ट अलग होता है और हेड अलग होता है। और हेड के अलावा उसके अंदर क्या पाया जाता है, देखिए न्यूक्लियस भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, और एक क्या होता है उसके अंदर पाया जाता है आपका एक्रोसोम, जिसके द्वारा गति उसको प्रदान की जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। क्या है अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है हमारा, देखिए ICAR 2019 का सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि आभासी देह गुहा किसमें पाई जाती है, ठीक है। आभासी देह गुहा किसमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एपिस, बी है हमारा नेरिस, सी है हमारा टीनिया और डी है हमारा एस्केरिस। आभासी देह गुहा बताना है आपको, एपिस में, नेरिस में, टीनिया में या फिर एस्केरिस में, किसमें होगा आभासी देह गुहा। जिसने इसका जवाब दिया है आभासी देह गुहा का, जिसने जवाब दिया है, देखिए आभासी देह गुहा का जिसने जवाब दिया है, इसका जवाब हो जाएगा एस्केरिस। आभासी देह गुहा किसमें पाई जाती है, आभासी देह गुहा पाई जाती है एस्केरिस के अंदर। किसके अंदर पाई जाएगी, एस्केरिस के अंदर आभासी देह गुहा पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एंजाइम हरे पौधों में CO2 का स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कौन सा एंजाइम हरे पौधों में CO2 का स्थिरीकरण करता है। कौन सा एंजाइम हरे पौधों में CO2 का स्थिरीकरण करता है। तो BHU 2018 का सवाल है, BHU 2018 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है 2018 वाले पेपर में पूछा गया था बायोलॉजी सेगमेंट के अंदर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा लाइपेज, बी है हमारा पोलीमरेज, सी है हमारा कोलोजन और डी है हमारा रूबिस्को। अब जवाब आपको देना है, कौन सा एंजाइम हरे पौधों में CO2 का स्थिरीकरण करता है। कौन सा एंजाइम हरे पौधों में CO2 का स्थिरीकरण करता है। तो लाइपेज, पोलीमरेज, कोलोजन या फिर रूबिस्को। जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला रूबिस्को, बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा एंजाइम हरे पौधों में CO2 का स्थिरीकरण करेगा, रूबिस्को हमारा क्या करेगा, रूबिस्को हरे पौधों में CO2 का स्थिरीकरण करता है। समझ में आ गया। रूबिस्को क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान रूबिस्को क्या करेगा, हरे पौधों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए मैंने पहले बताया था आपको, जंतुओं के अंदर जो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाएगी वो कोलोजन प्रोटीन पाई जाएगी। ICAR का सवाल है ये, ध्यान रखना। जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, जंतुओं में सबसे अधिक कोलोजन प्रोटीन पाई जाएगी। समझ लेना इसको अच्छे तरीके से बच्चों, वापस से सवाल आएगा ये। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में गोल्जिकाय किसने देखा था। अब यहाँ पर कोशिका में गोल्जिकाय की बात हो रही है। कोशिका के अंदर आप जानते हैं पार्टिकल या एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको गोल्जिकाय बोलते हैं, ठीक है। तो मेयर ने, वॉटसन ने, कैमिलो गोल्जी ने या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा मेंडल ने। बताइए जल्दी से, गोल्जिकाय, कोशिका के अंदर गोल्जिकाय किसने खोजा था। मेयर ने, वॉटसन ने, कैमिलो गोल्जी ने, मेंडल ने। क्या होगा इसका जवाब, मेयर ने, वॉटसन ने, कैमिलो गोल्जी ने या फिर मेंडल ने। क्या होगा इसका जवाब, कोशिका में गोल्जिकाय किसने खोजा था। देखिए जिसने कैमिलो गोल्जी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका में गोल्जिकाय किसने खोजा था, कोशिका में गोल्जिकाय कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसके अंदर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ATP क्या है। अब जिसको इसकी फुल फॉर्म पता है वो आराम से इसका आंसर दे सकता है, ठीक है। जिसको इसकी फुल फॉर्म पता है वो आराम से आंसर दे देगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऊर्जा, बी है हमारा ऊर्जा निर्माण स्थल, सी है हमारा उच्च ऊर्जा फोस्फेट समूह और डी है हमारा प्रोटीन, ठीक है। तो ये ऑप्शन है 4। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म बताता हूं मैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है। तो अब समझ गए जो फॉस्फेट होते हैं उसके 3 समूह। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है फॉस्फेट, तो जिसने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है उच्च ऊर्जा फॉस्फेट समूह, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने सी ऑप्शन दिया है उच्च ऊर्जा फॉस्फेट समूह, बिल्कुल सही जवाब है। ATP क्या होते हैं, ATP हमारे शरीर में कहाँ पर बनते हैं, ये हमारी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पर इनका निर्माण होता है। यह अपघटित होकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए क्या है। अब देखिए अगला सवाल थोड़ा समझने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रक्तचाप मापने वाला यंत्र है उसका नाम क्या होगा। पूछा गया है पीछे एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अब देखिए रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, उसका आपने कभी गए होंगे डॉक्टर के पास, भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो ऐसा, लेकिन हो सकता है कि आप डॉक्टर भी तो बन सकते हो।
तो आप आपका दोस्त कोई डॉक्टर बन सकता है, आपका भाई बन सकता है, आपकी बहन बन सकती है, तो आप कभी गए होंगे उनके पास, तो वो क्या होगा, उनके पास आपने एक विशेष प्रकार का ऐसा यंत्र देखा होगा और वो क्या करता है, वो आपके हाथ के इसको लपेटता है, फिर उसमें पंप करता है, हवा पंप करता है, तो उसमें हवा भर जाती है। फिर हवा भरने के बाद में क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली इसका जो सेगमेंट होता है या इसका जो पार्टिकल होता है, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, वो क्या होता है, वो सीधे से उसको हार्ट बीट के संपर्क में आ जाता है और वो हार्ट बीट को काउंट कर लेता है और उसके आधार पर मैनिपुलेट करके, कैलकुलेट करके वो क्या निकालता है, वो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को निकालता है। किसको निकालता है, ब्लड प्रेशर को निकालता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नीमोमीटर होगा, स्फेग्नोमीटर होगा, पोरोमीटर होगा या कोई नहीं। जिसने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला स्फेग्नोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा होगा, रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम हो जाएगा स्फेग्नोमीटर। ठीक है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या हो जाएगा, स्फेग्नोमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। देखिए, कुछ स्लाइड मैंने पुरानी थी उसको इंक्लूड किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आ सकते हैं, कुछ पुरानी है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर भी तो 35 लिखा हुआ है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं, पुरानी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होता। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम देखिए, कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, पार्टिकल पाया जाता है, या कोशिकांग पाया जाता है या सेल ऑर्गन होता है, उसको हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब देखिए क्यों कहते हैं ये बता देता हूं मैं, कोई नहीं बताता, सब ये कहते हैं आत्मघाती थैली। अरे भाई, आत्मघाती थैली तो कहते हैं, लेकिन कहते क्यों हैं, इसका मैकेनिज्म तो समझाओ। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता देता हूं मैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें विशेष प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, लगभग 24 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम इनको जैसे ही शरीर के कोशिका के अंदर कोई विषैला पदार्थ आ जाता है तो उस विषैले पदार्थ को यह क्या कर देते हैं, पचा देते हैं, और पचाकर उसको कोशिका से बाहर लात मारकर बाहर कर देते हैं। उसको कोशिका से लात मारकर बाहर कर दिया जाता है। और इसको काम को करने के लिए किसकी ड्यूटी लगी होती है, लाइसोसोम की ड्यूटी लगी होती है। लेकिन कभी क्या होता है, इस लाइसोसोम के अंदर खुद के अंदर ही पाचक एंजाइम की इतनी मात्रा बढ़ जाती है कि ये फट जाता है, और फटते ही ये क्या करता है, जो पाचक एंजाइम होते हैं वो पूरी कोशिका के अंदर फैल जाते हैं और उस कोशिका को ही ले बैठते हैं और उस कोशिका को ही तबाह कर देते हैं। तो समझ में आ गया अब आपको कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम एक आत्मघाती थैली होती है जिसकी खोज किसने की थी, डी डुबे नामक साइंटिस्ट ने की थी। समझ में आ गया ना अब आपको। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता रहूंगा मैं आपका, आप हमारा सपोर्ट करिए। जैसे ही ये क्लास खत्म हो प्लीज़ इसको शेयर करना, प्लीज़ इसको शेयर करना मेरी आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है। चाहे आप व्हाट्सएप पे करो, चाहे आप फेसबुक पे करो, चाहे आप इंस्टाग्राम से करो, चाहे आप कोई से भी ग्राम पे करो, लेकिन आप जरूर से जरूर इसको क्या करोगे, शेयर करोगे। और नए स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो यार। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, पौधों के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है। अब देखिए अफीम के बारे में सवाल आ गया। अब देखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि अफीम किस भाग से प्राप्त होता है। 2018 बीएचयू का सवाल है ये, बीएचयू 2018 में पूछा गया सवाल है, पौधों के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा बीज, बी है हमारा फल, सी है हमारा अधपका कैप्सूल और डी है हमारा जड़। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा बीज, बी है हमारा फल, सी है हमारा अधपका कैप्सूल और डी है हमारा जड़। तो पौधों के किस भाग से अफीम प्राप्त होगा। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला अधपका कैप्सूल, बिल्कुल सही जवाब है उसका। जो अधपका कैप्सूल होता है उसको समझिए आराम से आप, क्या है देखिए, जब भी अफीम की खेती की जाती है तो अफीम की खेती करने के बाद में क्या करते हैं, जब उसका कैप्सूल बन जाता है, उसका फ्रूट बन जाता है, तो जब वो आधा मैच्योर हो जाता है, आधा पक जाता है, तो उसको कट लगाया जाता है। जैसे ही उसको कट लगाते हैं तो उसके अंदर से एक वाइट और क्रीम कलर का एक लेटेक्स निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है। उस तरल पदार्थ को क्या कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। जब सारे पौधे पक जाते हैं, पकने के बाद उनसे अधपके हो जाते हैं, तो उन सबका लेटेक्स इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसको क्या किया जाता है, उसको सुखाया जाता है। तो उसको जैसे सुखाते हैं तो उसके अंदर से पानी की मात्रा कम होती जाती है और जो सफ़ेद पदार्थ होता है वो काले पदार्थ में परिवर्तित होते रहता है। फिर जब पूरा पानी उड़ जाता है तो वो बिल्कुल काला हो जाता है, बहुत गाढ़ा काला हो जाता है। और काला होने के बाद में वो एक पदार्थ बनता है, मादक नशीला खतरनाक पदार्थ बनता है, कतई जहर बनता है, और वो जहर होता है आपका अफीम। ठीक है, क्या होता है, वो जहर होता है आपका अफीम। और ये जब आप किसी चीज़ को, वैसे तो देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ जहर नहीं है। वो जहर क्यों नहीं है,
क्योंकि वो एक प्रकार की दवा है, उसको एक विशेष प्रकार के रोग के लिए ही उपयोग लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप उसको अपने मौज मस्ती के लिए या अपने नशे के लिए आप उसको इस्तेमाल करोगे तो वो एक प्रकार का जहर हो जाएगा। फिर आपका पानी भी क्यों ना हो, पानी भी एक विशेष समय पर अगर पिया जाता है तो वो जहर होता है। कैसे? जैसे ही आप खाना खा लिया, आपने खाना खाने के बाद में आपने गट 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 पानी पी लिया तो वो एक जहर है बच्चों। क्यों जहर है? क्योंकि वो अंदर जाते ही आपके जठर के अंदर, अपने आंत के अंदर जो अग्नि जलती है, जो भोजन को पचाती है, उसको वो बुझा देता है। अग्नि जलने का मतलब ऐसे नहीं कि अंदर आग जल रही है, अंदर क्या होता है, विशेष प्रकार के एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं। लेकिन जैसे ही पानी डालते हैं वो भोजन का जो एंजाइम होते हैं पचाने वाले, वो उसकी मात्रा को या उसके असर को कम कर देते हैं। तो पानी भी जहर हो गया ना, इसीलिए जहर कुछ भी नहीं है और जहर सब कुछ है। ठीक है, कतई जहर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल भी कतई जहर है बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से किस एंजाइम में प्रोटीन नहीं है। BHU 2018 का सवाल है, निम्न में से किस एंजाइम में प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा लाइसोजाइम, बी है हमारा राइबोजाइम, सी है हमारा लाइपेज और डी है हमारा पॉलीमरेज। निम्न में से किस एंजाइम में प्रोटीन नहीं है, बताना है आपको किस एंजाइम में प्रोटीन नहीं है। लाइसोजाइम में नहीं है, राइबोजाइम में नहीं है, लाइपेज में नहीं है या फिर पॉलीमरेज में नहीं है। बताइए ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब। देखिए इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे क्वेश्चन और बहुत मदद करेंगे आपकी एग्जाम में, बहुत मदद करेंगे। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला राइबोजाइम, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किस एंजाइम में प्रोटीन नहीं है। जो राइबोजाइम होता है उसके अंदर प्रोटीन नहीं पाई जाती है। और देखिए राइबोजाइम हो या कोई सा भी जाइम हो, एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो को एंजाइम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? को एंजाइम के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। अब देखिए अगला सवाल क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का बोटेनिकल सर्वे कहाँ पर स्थित है। अब देखिए ये सवाल BHU 2018 में आया हुआ है और इसका ही एक भाई कौन सा है वो बता देता हूं मैं। देखिए कि एक तो यहाँ पर पूछा गया है बोटेनिकल सर्वे, यहाँ पर देखो बोटेनिकल सर्वे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग है और बोटेनिकल सर्वे दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों चीज़ें। तो अगर आपको भारत का बोटेनिकल सर्वे पूछा जाता है तो फिर इसका आंसर तो देना है आपको कलकत्ता, हावड़ा कलकत्ता। क्या दोगे? या तो हावड़ा ऑप्शन में होगा या कलकत्ता ऑप्शन में होगा, तो दोनों में से एक टिक करना है। दोनों एक साथ नहीं होंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना भारत का जो बोटेनिकल सर्वे है वो कहाँ पर है, हावड़ा कलकत्ता के अंदर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। कहाँ पर है? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, तो आप भी लखनऊ में हैं। और जो बोटेनिकल सर्वे है, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी कहाँ पर है? बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ के अंदर है। ध्यान रखना बच्चों इस चीज़ का। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ किससे जुड़ी होती है। अब देखिए BHU 2018 का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आपसे इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में आपको मैं बहुत ही अच्छी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि राइबोसोम अगर पूछा गया है आपसे, तो राइबोसोम को एक तो हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम माइक्रोसोम के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम को पहले जब इसकी खोज हुई थी तो उस दौरान एक बार इसका नाम माइक्रोसोम पड़ा था। क्या पड़ा था? माइक्रोसोम पड़ा था। और एक क्लाउड नामक साइंटिस्ट थे, उसने इसका नाम रखा था माइक्रोसोम। ठीक है, अब कुछ बच्चे कमेंट में कहेंगे नहीं नहीं सर, वो तो जॉर्ज पेलेडे नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम रखा था पेलेडे पार्टिकल। तो वो बिल्कुल आपकी सही बात है। सबसे पहले जॉर्ज पेलेडे ने इसकी खोज की थी और इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा था पेलेडे पार्टिकल या पेलेडे कण। लेकिन इसके बाद में इसका नाम चेंज हुआ और इसको माइक्रोसोम भी कर दिया गया था। ठीक है, अभी भी कुछ जगह माइक्रोसोम इसको बोला जाता है, लेकिन राइबोसोम ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, फिर इसका नाम क्या कर दिया? इसका नाम कर दिया राइबोसोम। तो राइबोसोम, माइक्रोसोम और पेलेडे कण या पेलेडे पार्टिकल एक ही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए ये होते भी दो प्रकार के हैं। कैसे कैसे दो प्रकार के? एक तो होते हैं 70S, एक होते हैं 80S। उन 70S में भी ये 70S में भी ये 3 प्रकार के होते हैं और 80S में ये भी ये 4 प्रकार के होते हैं। तो वो थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको याद मत करो, आप जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ लो। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ। अब उप इकाइयों का मतलब क्या होता है? देखिए जब 80S राइबोसोम बनता है तो वो 50S और वो 60S और 40S से मिलकर बनता है, और जो 70S बनता है वो 50S और 30S से मिलकर बनता है। 40S और 30S से 50S और 30S से मिलकर बनता है। ये तो आप जानते ही हो ये बात तो। ठीक है, राइबोसोम बनता है वो 50S प्लस 30S से मिलकर बनता है। तो ये इसकी दोनों उप इकाइयाँ हो गई। क्या हो गई? इसकी दोनों उप इकाइयाँ हो गई। और इन उप इकाइयों को जोड़ने का जो काम करता है वो करता है
हमारा मैग्नीशियम बाबा। क्या करता है? मैग्नीशियम क्या करता है? इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि जो राइबोसोम की उप इकाइयाँ जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है? वो जुड़ी होती है आपके मैग्नीशियम से। जैसे 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम, ये दोनों ही राइबोसोम मिलकर किसका निर्माण करेंगे? 50S और 30S मिलकर 70S का निर्माण करेंगे। पीछे जिसको समझ में नहीं आया वापस से समझा देता हूँ। 50S और 30S मिलकर किसका निर्माण करेंगे? वो करेंगे 70S राइबोसोम का निर्माण करेंगे। और इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? जोड़ने का काम मैग्नीशियम करेगा। तो जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है, पीछे मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीछे मैं क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनको पीछे इंक्लूड करता हूँ, ताकि आप क्या उसके बहाने आप सारी क्लास अटेंड कर सको और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या है? जेट 2010 का सवाल है। अब जेट के क्वेश्चन आएंगे थोड़े से। जेट 2010 का सवाल है, पूछा गया है कि वायरस के चारों तरफ का प्रोटीन आवरण क्या कहलाता है? वायरस के चारों तरफ का प्रोटीन आवरण क्या कहलाता है? अब ये तो इसको तो मैंने इजी कर दिया इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर, लेकिन ये जो सवाल पूछा गया था वो ऐसे नहीं पूछा गया था। वो कैसे पूछा गया था वो बताता हूँ मैं। वो पूछा गया था कि जो वायरस का न्यूक्लिक अम्ल होता है, वायरस का जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो किसके द्वारा ढका रहता है? वो किसके द्वारा ढका रहता है, ये पूछा गया था। अब आपको बताना है होलोटिक से, पेनेमिक से, कैप्सिड से या वायरोइड से। अब जिसने इसका जवाब दिया है सी, कैप्सिड, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आप इस सवाल को समझ गए थे इसलिए आपने इसका सही जवाब दे दिया। तो देखिए, जो वायरस होता है उसमें दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है उसका न्यूक्लिक अम्ल या उसका आनुवंशिक पदार्थ बोल सकते हैं उसको, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है उसके प्रोटीन का आवरण। तो जो उसके प्रोटीन का आवरण होता है वो क्या होता है? प्रोटीन का आवरण होता है कैप्सिड। क्या कहलाता है? प्रोटीन का आवरण कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, वापस से आएगा ये सवाल। अब देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवद्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीवद्रव शब्द का प्रयोग पूछा गया है, सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए अब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम जीवद्रव को समझेंगे, फिर उसके बाद में सारी बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारी एक कोशिका है, चाहे वो कोई सी भी कोशिका हो, ये हमारी कोशिका है। और इस कोशिका के अंदर क्या भरा हुआ है? इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भरा हुआ है। और इस कोशिका द्रव के अंदर क्या कर रहे हैं? विभिन्न प्रकार के कोशिकांग तैर रहे हैं। और इसके सेंटर में क्या है? एक केंद्रक है। ठीक है, अब ये हमारी कोशिका भित्ति है, ये झिल्ली है, कुछ भी मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो अगर आपसे जीवद्रव के भाग पूछे जाते हैं कि जीवद्रव के कितने भाग हैं, तो जीवद्रव के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका केंद्रक और दूसरा होता है आपका कोशिका द्रव। केंद्रक और कोशिका द्रव मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रक और कोशिका द्रव मिलकर जीवद्रव का निर्माण करते हैं। और जीवद्रव ही जीवन का भौतिक आधार है। ये बात किसने कही थी? ऑप्शन नंबर ए जिसने जवाब दिया है पुरकिंजे, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है। और जीवद्रव शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? वो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीवद्रव क्या होता है। बहुत सारे कोशिका द्रव को जीवद्रव समझ बैठते हैं। तो कोशिका द्रव जीवद्रव का एक हिस्सा है, लेकिन पर्टिकुलर उसको जीवद्रव नहीं बोल सकते। जीवद्रव तो हमारा क्या होगा? केंद्रक, और केंद्रक के अलावा जो हमारा कोशिका द्रव होता है, दोनों को मिलाकर हम जीवद्रव बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए 2-3 सवाल और बचे हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। इसलिए देखिए कल भी क्लास नहीं हुई थी तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा। अगला सवाल है हमारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? अब ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है? नाल्वे रस्का, बी है श्वान वे स्लीडन, सी है हमारा वॉटसन वे क्रिक और डी है हमारा हुक वे ब्राउन। अब जवाब आपको देना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। बताइए जल्दी से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जिसने इसका जवाब दिया है नोल वे रस्का, बिल्कुल सही जवाब है। नोल और रस्का नामक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अब देखिए होता क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी आपको पार्टिकल देखना है उसको इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, फिर उसको सेट करने के बाद में कंप्यूटर द्वारा इसकी सेटिंग होती है। और जो इसका आउटपुट निकल के आता है वो इसका आउटपुट इस स्क्रीन पर निकल के आता है। कहाँ पर आता है? इस स्क्रीन पर निकल के आता है। तो कोई भी चीज़ यहाँ रखो और इसको यहाँ पर देख सकते हो। अब देखिए इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताता हूँ। आप किसी भी चीज़ का 2.5 लाख गुना छोटा हिस्सा, किसी भी चीज का 2.5 लाख गुना छोटा हिस्सा देख सकते हो। किसमें देख सकते हो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी भी चीज का 2.5 लाख गुना छोटा हिस्सा देख सकते हो। इतना पावरफुल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ में आया? अगर आपने आज तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं देखा था और आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो
अब तो सब्सक्राइब कर दो, अब तो वीडियो को लाइक कर दो, अब तो अच्छा सा कमेंट बनता है ताकि मुझे भी खुशी मिले कि हाँ मेरे जो स्टूडेंट हैं, डियर स्टूडेंट हैं, उनको मेरा पढ़ाया समझ में आता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेट 2010 का सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वायरस की खोज की थी? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वायरस की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अल्बर्ट होप, बी है हमारा रॉबर्ट हुक, सी है हमारा जॉर्ज पेलेडे और डी है हमारा इवानोवस्की। अब जवाब क्या होगा? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वायरस की खोज की थी? जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब? किस वैज्ञानिक ने की थी वायरस की खोज? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला इवानोवस्की बिल्कुल सही जवाब है। किस वैज्ञानिक ने वायरस की खोज की थी? वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वायरस की खोज की थी। और जब उन्होंने वायरस की खोज की थी वो की थी तंबाकू मोजेक वायरस में, ठीक है, वहां पर खोज की थी। और उन्होंने खोज करते ही उसको नाम वायरस नहीं दे दिया था, उन्होंने तो उसको नाम दिया था तरल संक्रमित पदार्थ दिया था। लेकिन बाद में और रिसर्च हुई और बाद में पता चला कि ये एक जीवित जीव होता है, इसको वायरस नाम दिया गया। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्त गुणसूत्रों का जोड़ा क्या कहलाता है? जेट 2010 का सवाल है, समस्त गुणसूत्रों का जोड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेंटीमोर्गन, बी है हमारा मोनोसोम, सी है हमारा डिप्लोसोम और डी है हमारा कोई नहीं। अब समस्त गुणसूत्रों का जोड़ा क्या कहलाता है ये बताना है आपको। समस्त गुणसूत्रों का जोड़ा क्या कहलाएगा? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो समस्त गुणसूत्रों का जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है? समस्त गुणसूत्रों का जोड़ा डिप्लोसोम के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसे हुआ? देखिए, हमारे शरीर के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये 46 गुणसूत्र इनका एक सेट बनाया जाए तो वो एक सेट क्या कहलाएगा? वो एक सेट कहलाएगा आपका डिप्लोसोम। क्या कहलाएगा? डिप्लोसोम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ दी गई है सेंटीमोर्गन। सेंटीमोर्गन भी समझ लीजिए, जो जीन से जीन के बीच की दूरी जो नापी जाती है वो सेंटीमोर्गन कहलाती है। ठीक है, वो सेंटीमोर्गन के द्वारा नापी जाती है, इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद में फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा आराम से। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पढ़ लोगे इन दिनों में, लॉकडाउन के डेज में, तो क्या हो जाएगा आपका। थोड़ा सा पढ़ो, मैं कह रहा हूँ जितना कंपटीशन ईजी इस बार है आपकी लाइफ में कभी भी नहीं होगा, और जितना टफ कंपटीशन अगली बार होगा वो भी आपकी लाइफ में कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी कोचिंग बंद है, तो अभी सबसे ज़्यादा सबसे इजी कंपटीशन है। और इसके बाद में जो कंपटीशन होगा ना अगली बार वाला, वो सबसे टफ होगा, क्योंकि अगली बार कोचिंग चलेगी, इस बार तो नहीं चल रही है। तो कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले नहीं हैं, या जो कैसे भी हो, लेकिन उनका रेगुलेशन नहीं हो पाता। क्लास एक अलग चीज़ होती है, ऑनलाइन एक अलग चीज़ होती है। तो आप अपनी रेगुलेशन जितनी रखोगे ऑनलाइन में, उतना ही अभी तो इजी वे में काम हो जाएगा। वरना फिर से आपको हर बार आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आम में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, कोशिका की खोज किसने की थी और गुणसूत्र की खोज किसने की थी, ये वापस से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ एक बार पढ़ो और ख़त्म करो यार इस रामायण को। 1 महीना और पढ़ो और क्लियर करो टेस्ट को, और जल्दी से बीएससी करने जाओ। क्यों बार बार ये माथापड़ी थोड़ी करनी है ज़िंदगी भर, यही थोड़ी करना है आपको, कुछ बड़ा इंसान भी तो बनना है ना। इसीलिए बस 1 महीना आराम से मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, अब देखिए राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ होगी, तो 70S राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला इसका जवाब सही होगा, 50S + 30S। लेकिन यहाँ पर 30S प्रिंट नहीं हुआ, 30 की जगह 20 हो गया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ध्यान से देखिए, 70S किससे जुड़ेगी? 70S जुड़ेगी 50S + 30S। तो 50S + 30S जुड़ के क्या बनाएगी? 50S + 30S जुड़ के 70S राइबोसोम का निर्माण करेगी। यहाँ पर 30 नहीं है, यहाँ पर 20 नहीं है, यहाँ पर 30 है, 30, 10, 20, 30 है। ठीक है, ध्यान रखना, 50 और 30, 20 नहीं है, 30 है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 30 है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कंप्लीट हो चुका है बस। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे आज। तो अब ये क्लास कैसी लगी बताना, और मैंने फिर से बता देता हूँ आपको, 25 तारीख के दिन 25 जून सुबह ठीक 11:30 बजे इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन, जिसमें 40 एग्रीकल्चर के और 40 बायोलॉजी के क्वालिटी टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बिल्कुल भी मिस प्रिंटिंग नहीं होगी और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और वो टेस्ट आपको अगर देना है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं या तो आपको आज
आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि या तो मैं आपको कल नहीं तो मैं आपको परसों की सुबह वाली जो क्लास होगी उसमें आपको डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करवा दूंगा उसका लिंक, और उस लिंक को भी आप प्लीज़ शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सके। ठीक है, यही कहना था मेरा, और आज की क्लास को बस यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, अगर पुराने हो तो लाइक भी करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। आजकल आप कमेंट करना भूल रहे हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कमेंट किया करो। आपके कमेंट का भूखा हूँ मैं, आपके कमेंट का भूखा हूँ। कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आपके, तो कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और शेयर भी करना प्लीज़ वीडियो को, और नए जो स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करके जाना। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। ठीक है, खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, और घर पर रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए, और घर के अंदर ही रहना, घर के बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर तो कोरोना है। ठीक है, धन्यवाद।